क्लास 11th के लिए ये प्रोज चल रहा था हमारा लैंडस्केप ऑफ द सोल। और इसमें हम आत्मा का चित्रण या एक तरह से वेस्टर्न और ईस्टर्न आर्ट की कंपैरिजन की जा रही थी, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। तो ईस्टर्न के लिए चाइनीज़ आर्ट का उदाहरण यहाँ राइटर दे रही हैं, और वेस्टर्न के लिए पश्चिमी देशों के, यूरोप के कला में क्या अंतर है और यहाँ की कला में। अब हमने दोनों कहानियाँ देख ली, अब उसके आगे। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. पिछले पार्ट में हमने देखा था ना कि वो आर्टिस्ट जो बनाते हैं वो कहते हैं कि चलिए आपको रास्ता दिखाता हूँ इसके अंदर, और वहाँ से आर्टिस्ट गायब हो जाता है उस गुफा में, पेंटिंग वाली गुफा में, और पूरी कलाकृति भी उसकी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। कहते हैं कि इन द चाइनीज स्टोरी, हमने इस चाइना वाली कहानी में देखा, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। आदेश देकर एक पेंटिंग बनवाते हैं और अप्रिशिएट्स यानी प्रशंसा करते हैं, आनंद लेते हैं, इट्स आउटर अपीयरेंस, उसकी बाहरी जो दिखावट है, बनावट है, बाहरी सौंदर्य है, बनवा के अपने आदेश से उसका आनंद लेते हैं एम्परर। यहाँ तक हमने देखा चाइनीज कहानी में। बट परंतु द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट पेंटिंग वो अपने एम्परर के सामने कला का जो असली उद्देश्य है, असली अर्थ है, वो खोलता है, रिवील करता है, खोलता है। कैसे करता है? द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड यानी जो जीता है, टेरिटरी क्षेत्र, जो भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ जहाँ सम्राट ने जीता है वहाँ रूल कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन अंदर का रास्ता, अंतरात्मा का रास्ता, यानी भौतिक शासन कर सकता है, लेकिन अंतरात्मा का रास्ता केवल आर्टिस्ट ही जानता था। लेट मी शो द वे, द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। अब ये दाओ एक वर्ड है चाइना का, तो इसका अर्थ दो होता है, एक तो रास्ता और एक तरीका। वू डाउजी बताया था, वो पेंटर का नाम, वो आर्टिस्ट का नाम। इनकी फिलॉसफी चली, एक इनका दर्शन चला, एक सिद्धांत चला कला में, अभी आएगा डाओइज्म, अभी आगे आएगा, बताऊंगा डाओइज्म क्या होता है। तो ये एक शब्द है जिसका अर्थ रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है। तो लेट मी शो द वे, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाऊं। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। और रास्ता का अर्थ क्या था? वही ना कि ये पूरे ब्रह्मांड की जो बनावट है, जो ईश्वर ने बनाया है, इसमें क्या है, कैसे है, इसको एक सिम्बॉलिकली तरीके से बताने का प्रयास किया। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। और पेंटिंग तो चली गई, पूरी की पूरी कलाकृति ही अदृश्य हो गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। लेकिन आर्टिस्ट का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य तक वो पहुंच गया। यानी वो जो दिखाना चाह रहा था कि ये सारी भौतिक चीज़ें नश्वर हैं, ख़त्म है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। मटेरियल यानी भौतिक चीज़ें, कुछ नहीं, जैसे हमारी देह नश्वर है, इस संसार में जितनी भौतिक चीज़ें हैं सब नश्वर हैं। तो आत्मा क्या है जिसको देखना इतना आसान नहीं, परमात्मा क्या है, इन चीज़ों को समझाने का उसने प्रयास किया। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it, from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then revel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again, in action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting
a participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes, he wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. जो पुरानी चाइनीज़ लैंडस्केप या इस तरह से जो चित्र बनते थे, जो पेंटिंग बनती थी, जो कलाकृतियाँ बनती थी, इनका उद्देश्य ये नहीं था कि बिल्कुल ज्यों का त्यों किसी दृश्य को उकेर देना, एक्चुअल व्यू, बिल्कुल सटीक ऐसा चित्रण, फोटोग्राफिक टाइप की चीज़ नहीं उनका उद्देश्य था. एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग ऐसा करती है. फिगरेटिव पेंटिंग मतलब एक एक डिटेल ज्यों का त्यों वैसा का वैसा उतार देना. जैसे तुमने कोई चित्र आज मोबाइल से खींच लिया तो जैसे का तैसा, उसमें कुछ तुम भाव अपने एंड से नहीं डाल रहे हो, जो ज्यों का त्यों है, यानी पूरी तरह मटेरियल व्यू, भौतिक चीज़. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. जहाँ तक यूरोपियन पेंटर की बात है, वो यूरोपियन कलाकार क्या करता है, जब कोई कलाकृति बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, तो वो चाहता है कि उसकी आंखें उधार लो, यानी उसकी दृष्टिकोण से देखो. उसके दृष्टिकोण से कैसे देखोगे कि जब पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, जिस लैंडस्केप को, जिस प्राकृतिक दृश्य को उस आर्टिस्ट ने, उस पेंटर ने जैसे देखा है, बिल्कुल वैसा ही देखो. ये प्रयास रहता है वेस्टर्न आर्टिस्ट का, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, और जिस एंगल से देख रहा है वैसे ही देखो. अब ये चीज़ें तुम लोगों को समझाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि कला के प्रति मैं नहीं जानता कि समझ कितनी है तुम लोगों की. कुछ बच्चों को शायद समझ में आए कि एंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ये सब कला के टर्म्स हैं. अब लिटरेचर में मैं पढ़ाता हूँ, विषयांतर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हमारा बहक जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा. कला की चीज़ें भाई लिटरेचर पढ़ाने के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाता है, इसी कारण से. पॉइंट ऑफ व्यू जैसे समझो कि एक उदाहरण दे देता हूँ तुम लोगों को छोटा सा. जैसे मान लो ये है डस्टर. अब इसको अगर बिल्कुल ऐसे सटीक देखा जाए, एकदम ऐसे सटीक, तो ये डस्टर भी नहीं लगेगा. बिल्कुल ये चौकोर देखो चित्र दिख रहा है इस तरह है. इसको एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ला दिया जाए, एक ये देखो, ये बिल्कुल अब ऐसा, अब देखो ये दूसरे टाइप का एक चित्र बना. तो ये एक एंगल है, एक देखने का तरीका, एक नज़रिया है. जैसे कि अभी मैं एक गोल सा बिंदी बना दूं यहीं पर, ऐसे एक बना दूं एक यहीं पे, ये इस तरह ये, और अब कहूँगा क्या, कहोगे बिंदी है. ये एक देखने का तरीका है कि ये बिंदी लग रही है. लेकिन हो सकता है कि ये पेन हो, एक सर्टेन पॉइंट पे अगर मैं करूँगा इसको लाते लाते, ये देखो ये एक बिंदु के रूप में आ गई है. अब ये बिल्कुल पॉइंट बन गई. तो एक एंगल है. बहुत बड़ी वो छड़ी हो सकती है, बहुत बड़ा ये पाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे देखने का एक तरीका, एक अपना दृष्टिकोण. तो वेस्टर्न आर्टिस्ट ये चाहता है कि वो जैसा देखा वैसा ही उसके व्यूअर्स देखें. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट. लेकिन जो चाइनीज पेंटर है, चाइना के जो कलाकार हैं, वो एक दृष्टिकोण चुनते ही नहीं है. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन. उसका जो लैंडस्केप होगा, जो प्राकृतिक चित्रण होगा, वो बिल्कुल वास्तविक नहीं होता. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड देन ट्रैवल इन इट. तो आप उसके पेंटिंग में पूरी तरह से एग्जैक्ट भौतिकतावादी होगा नहीं, तो आप किसी भी एंगल से आ सकते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से उसको देख सकते हैं, उसके अर्थ समझ सकते हैं, तमाम उसमें अर्थ निकलेंगे. द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन. और आर्टिस्ट एक रास्ता बनाता है आपकी आंखों को कि वो बिल्कुल ऊपर नीचे टहलें. यानी पेंटिंग जैसे बनी ऊपर से नीचे तक, तो आप ऊपर से नीचे देखें, नीचे से ऊपर देखें, एंड देन बैक अगेन, फिर बाहर भी आ जाएं वहाँ से उस भाव से, इन अ लेजरली मोमेंट, एक खाली समय में, खूब एकदम आराम के आपके पास समय हो, फुर्सत में हो. आर्ट वगैरह आराम की चीज़ है, जल्दबाजी की वस्तु नहीं होती. कला, साहित्य, संगीत जल्दबाजी की चीज़ ही नहीं है, ये बड़ी तपस्या की वस्तु होती है. तो दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल. हॉरिजॉन्टल स्क्रोल के मामले में, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे खड़े खड़े, इस तरह स्क्रोल. स्क्रोल क्या, जैसे मान लो ये पेंटिंग है, तो ऐसे ऊपर से नीचे देखते हुए आओगे, या कई बार नीचे से ऊपर देखते हुए जाओगे, इस तरह. पेंटिंग जैसे मान लो कोई ऐसे गोल बना देते हैं, कैलेंडर वगैरह मोड़ देते हैं, तो ऐसे खोलोगे तो हम या तो नीचे से ऊपर देखेंगे या तो ऊपर से नीचे देखेंगे. तो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल इस मामले में तो ये और सही है. इन विच द एक्शन इज स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इन अप टू मूव टू द अदर. तो जब इस तरह धीरे धीरे पेंटिंग खुलती है, या हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखते हैं, तो इसमें ढेर सारे सेक्शंस खुलते हैं. पहले थोड़ा सा पार्ट आएगा, उसको हम देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, फिर उसके ऊपर का पार्ट और कुछ आनंद बढ़ता है, कुछ और अर्थ में निकल के आता है, फिर और ऐसे ऐसे. तो इसमें क्या होता है, रोलिंग अप
टू मूव ऑन टू द अदर, तो इस तरह ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते दूसरे तक. एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग. तो इस तरह की जो पेंटिंग होती है इसमें डायमेंशन ऑफ टाइम, समय का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई समय उस समय क्या था, उससे क्या अर्थ निकलेगा. अच्छा, कला को समझने के लिए बड़ा आवश्यक भी है कि हम डायमेंशन भी समझें, समय को समझें, तभी हम उस कला का आनंद ले पाते हैं. बिना समय के कुछ होना नहीं. जब मैं ग्रामर शुरू करूँगा, टेंस पढ़ाऊँगा, तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट मैं बहुत समय लेता हूँ इसको पढ़ाने में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया तो वो लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है. लैंग्वेज का हर सब्जेक्ट समझने में उससे बहुत आसानी होती है. तो इसमें टाइम का भी एक एंगल जुड़ जाता है, एक डायमेंशन एक जुड़ जाता है. It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting. इसमें व्यूअर का, देखने वाले का बहुत सक्रिय इसमें भूमिका होती है. वो निश्चय करता है कि कितनी गति से वो ट्रैवल करेगा इस पेंटिंग में, यानी कितनी तेज देखेगा, कितने आराम से देखेगा, कितनी देर किस दृश्य पे रुकेगा उस पेंटिंग में, कौन सा पार्ट कितनी देर उसको अट्रैक्ट करता है, ये व्यूअर के ऊपर निर्भर करेगा. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. चाइनीज पेंटर ये नहीं चाहता कि उसकी आंखों से देखो, यानी उसकी आंखें उधार लेकर देखो, यानी बिल्कुल जैसे उसने देखा वैसे देखो. वो चाहता क्या है, टू एंटर हिज माइंड, कि आप उसके मस्तिष्क में घुसें, कि उसके मन में क्या चल रहा था. जब वो कलाकृति बनी तो उसके मन में क्या था, मस्तिष्क में क्या था, उसमें आप घुसें. चाइनीज पेंटर ये चाहता है. द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस. जो लैंडस्केप है, जो वो प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है, वो एक वास्तव में उसके अंदर का चित्रण है, उसके मन का उसके चित्रण है. स्पिरिचुअल उसके आत्मा का चित्रण है. कॉन्सेप्चुअल यानी उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसका विचारधारा है, उसका चित्रण है. उस विचारधारा को, उसके अंतरात्मा को आप समझें. चाइनीज आर्टिस्ट ये चाहता है. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शैनशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, which used together represent the word landscape, more than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and the counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam. Breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. तो शैनशुई ये चाइनीज वर्ड है कला के लिए. द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शैनशुई, लिटरली माउंटेन वाटर. शैनशुई का अर्थ चाइनीज भाषा में तो होता है पहाड़ का पानी, पहाड़ों से जैसे नदियां वगैरह गिरती हैं या वहाँ झील वगैरह, इसका अर्थ. विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. लेकिन अब इसका प्रयोग होता है लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्य चित्रण के लिए शैनशुई वर्ड का यूज होता है. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. दो ध्रुव हैं, दो आवश्यक ध्रुव हैं, और ये दो तत्वों को दिखाते हैं किसी चित्र में. रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. डाओइज्म मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले. तो ये जो एक फिलॉसफी चली उनकी, वो डाओजी की, तो डाओइज्म उसको कहता है. डाओइज्म एक फिलॉसफी है, व्यूज ऑफ यूनिवर्स. ये पूरे ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं. हमारे यहाँ भी तमाम दर्शन हैं. अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, संसार को देखने का अलग अलग तरीका है. तो डाओइज्म क्या मानता है, जैसे प्राकृतिक दृश्य का चित्रण होगा, द माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन. मान लो एक चित्र है, पर्वत है, उसके पास पानी वानी है, झरना है या झील है. तो पर्वत जो है यांग का प्रतीक है, वर्टिकली बिल्कुल ये ऊपर की ओर जा रहा है, हेवन की ओर, स्वर्ग की ओर. सॉरी ये गड़बड़ हो गया. जब मैं इसके पहले वाला भी पढ़ा रहा था तुम लोगों को पैराग्राफ, तो उसमें एक मिस्टेक हुई है मुझसे. मैंने हॉरिजॉन्टल का अर्थ ऐसे ऐसे बता दिया था, वो बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई. वो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे ऐसे. तो ऊपर से नीचे उसमें लिखा था, इसलिए कन्फ्यूज़न हुआ मुझे बोलने में. तो जैसे पेंटिंग जब खुलेगी ना, जैसे मान लो कोई पेंटिंग ऐसे रोल है, हम खोलेंगे तो ऊपर से नीचे तो वो खुलेगी, लेकिन हम देखेंगे ऐसे, जैसे मान लो हम पहले ऐसे 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 पढ़ेंगे, ऐसे 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 पढ़ेंगे. तो ये हॉरिजॉन्टल इस तरह होती है और वर्टिकल ऐसे ऐसे होता है.
ये गड़बड़ी हो गई मुझसे बोलने में, तो वहाँ तुम लोग ध्यान देना। तो माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, ये बिल्कुल सीधा स्वर्ग की ओर पहुंच रहा है, चढ़ा जा रहा है। ये एक ऊर्जा का रूप है। स्टेबल दृढ़ है, वार्म है, गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सन में बिल्कुल ये सूख रहा है। वाइल द वाटर इज येन, और जो पानी है वो येन का प्रतीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे फैला हुआ है। अब देखो पर्वत की ऐसे भूमिका, ऐसे वर्टिकल, और जल ऐसे है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ये धरती पर आराम कर रही है। ये स्वर्ग की ओर इसकी जाने की कोई इच्छा नहीं, बहुत ऊंचाई प्राप्त करने की इच्छा नहीं, बहुत कठोर नहीं, बहुत गर्म नहीं, बहुत तेज नहीं है इसमें। फ्लूइड है, बह रही है, मॉइस्ट है, कूल है, ठंडी है, गीली गीली सी है। अब देखो ये जो यांग है ये पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, नर, और जल जो यिन है ये नारी ऊर्जा का प्रतीक। हमारे यहाँ भी जैसे शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है भारतीय संस्कृति में, शिव पुरुष ऊर्जा का प्रतीक और शक्ति मातृशक्ति का प्रतीक। पुरुष और प्रकृति दोनों के मेल से ही सृष्टि चलती है। इसीलिए हमारे यहाँ जहाँ एक और पुरुष के रूप में देवाधिदेव भगवान शिव की पूजा होती है, तो नारी शक्तियों के रूप में तमाम शक्तिपीठ भी पाए जाते हैं। तो वही चाइनीज़ में उसी चीज़ का नाम यांग और यिन है। द इंटरैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। अब जो इंटरैक्शन होगा, यिन क्या है? पहली बात तो रिसेप्टिव है, ये स्वीकार करती है, ग्रहण करती हैं चीज़ों को। फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो ऊर्जा का स्रोत है पूरे ब्रह्मांड का, ये नारी वाला रूप है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो उल्टा पार्ट है यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, ये ज़्यादा सक्रिय रहता है, और मैस्कुलिन मर्दाना है, थोड़ा कठोर है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, और डाओइज्म की एक मूलभूत विचारधारा यही दोनों हैं। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब ये दोनों पर तो लोग ध्यान दे देते हैं, लेकिन एक तीसरा एलिमेंट है यिन और यांग के अलावे, इसको लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं। द मिडिल वॉइड वेयर इन रिटेन देयर इंटरैक्शन टेक्स प्लेस। एक तीसरा एस्पेक्ट है यिन और यांग के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं तो दोनों का मिलन होता है, इसको लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। यानी एक और नारी की ऊर्जा, एक और पुरुष की ऊर्जा, और जहाँ जाके दोनों मिलते हैं उस खाली स्थान को, उसको अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अब हमारी देखो भारतीय संस्कृति की बात आ गई, इसीलिए मैंने शिव और शक्ति का उदाहरण पहले ही दे दिया, क्योंकि बिना भारतीय संस्कृति के पूरे वर्ल्ड की कोई भी संस्कृति, कोई भी फिलॉसफी पूरी ही नहीं है, सब इसी से निकली हुई नकल है। पूरे विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति यहीं पैदा हुई है। संसार में कोई ऐसी अच्छी बात नहीं जो भारतीय संस्कृति में ना हो। बुराइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छाइयों की। भारतीय संस्कृति में तो मूल रूप में कोई बुराई है ही नहीं। जितनी बुराइयां आई हैं सब बाहरी संस्कृतियों से आई हैं, बाहरी आक्रमणकारी लाए हैं। खैर, तो दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। जब योग में हम लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम सांसों को, जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसको नियंत्रित करने की एक विधा है। इसमें क्या होता है? ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। सांस लेना, रिटेन करना यानी उसको रोकना, ब्रीद आउट फिर उसको निकाल देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। और जो सांस वही जब रोकते हैं ना, तो वही तो वो खाली स्थान है, और जहाँ मेडिटेशन होता है, जहाँ ध्यान लगता है, वही तो वो जगह है। यानी वो जो बीच का, मध्य का स्थान, वो क्लियर कर रहा है, समझा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए राइटर यहाँ, द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल। ये जो बीच का खाली स्थान है ये आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज चाइनीज लैंडस्केप। इसीलिए चाइनीज लैंडस्केप में जब चाइनीज का कोई इस तरह प्राकृतिक दृश्य का चित्रण होता है, तो उसमें थोड़ा सा वाइट जगह जो छोड़ देते हैं, सादी जगह, खाली जगह छोड़ देते हैं, वहां कुछ बनाते नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाइड यही है, यही वो खाली जगह है जिससे हम उन चीजों को और समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it is only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peak, he is, in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और यही वो जगह है, ये खाली जगह जो पेंटिंग में चाइनीज में छोड़ दी जाती है, या सांसों के बीच में जो जगह है, वही जगह है। उसी में हम समझते हैं हमारे दो, ऐसे एक सांस लेना और एक छोड़ना, उसके बीच में जो खाली सा है,
उसी में तो जीवन का रहस्य छिपा है। तो मनुष्य अपना एक मूल भूमिका को समझ पाता है, खोज पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, तो स्वर्ग और धरती के बीच की ये जगह जो खाली जगह है, ही बिकम्स द कॉन्डुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के जो दो पोल्स हैं, शक्ति और शिव के पोल्स, यिन एंड यांग के जो पोल्स हैं, इनके बीच मनुष्य बन जाता है एक माध्यम, यानी वो जुड़ जाता है ये भौतिक चीज़ों से और बिल्कुल आध्यात्मिक चीज़ों से, एक माध्यम बनता है, एक साधन बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, केवल चाहे प्रतीकात्मक रूप से हो, बहुत हल्का सा ही हो, लेकिन उसकी उपस्थिति आवश्यक है इस चीज़ की। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों से दब जाए, बहुत उसके बोझ तले दब जाए, बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें इनसे काफ़ी दूर हो जाए। ही इज़ इन फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, और इस तरह का व्यक्ति जब इस तरह की बातों को, अंतरात्मा की बातों को समझने लगता है, देखने लगता है, तो फ्रैंकोइस चेंग जो वहाँ के विद्वान थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक एक्सप्रेशन दिया, द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप की आँखें। लैंडस्केप की आँखें मतलब वही लैंडस्केप में जो थोड़ा सा खाली हिस्सा छोड़ देते हैं, उसको आँख करके डिनोट किया है उन्होंने, इस आर्टिस्ट ने, कि यही आँख है, यहीं पे अगर ध्यान लगाओगे तो बाकी चीज़ों को समझ में आएगा। यानी जहाँ खाली स्थान है उसी को समझने का प्रयास करो, जीवन में खालीपन जो है उसी से समझने का प्रयास करो। तो ये थोड़ा बहुत इसको एडिट किया गया है, ये लैंडस्केप ऑफ द सोल एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, ये करके एक पूरी ये रचना है बड़ी, उसी से थोड़ा बहुत इसको एडिट करके थोड़ा सा पार्ट तुम्हारे सिलेबस में रखा गया है। तुम लोगों के मानसिक स्तर के हिसाब से थोड़ा सा इसका लेवल हायर है, अभी तुम लोगों की इतनी आयु नहीं है, इसलिए हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी सी बोरिंग भी लगे चैप्टर, लेकिन अब सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिन्हें तुम बिल्कुल नया भी है, काफ़ी अनजाना सा लगेगा और काफ़ी रोचक भी हो सकता है अगर तुम्हें नई नई चीज़ों को जानने में रुचि है तो। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है यहाँ पर। धन्यवाद।